जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता आज हम लोग कवर करेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, क्या प्रश्न निकल करके आएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो साथ ही साथ यह भी जानने की जरूरत है यहाँ पे कि आप चाहे जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां से आज के चैप्टर के बाद से आपके प्रश्न छूटने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे। इसके पूरे लेक्चर को देखने के बाद, पूरा यह स्टडी करने के बाद, साथ ही साथ हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता डेवलप हुई होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं। विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी सभ्यता है? तो पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दूसरा है कि मिस्र की सभ्यता है, तीसरा चीनी सभ्यता या चीन की सभ्यता है, और चौथा जो हमारा है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और यह इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ था उस समय, इतना ही ज्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ था कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में करीब करीब 50 लाख लोग रह रहे थे। इसकी ये अनुमान लगाया जाता है कि इस पूरे सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में करीब करीब इनकी जनसंख्या करीब करीब 50 लाख के आसपास रही होगी। और इसमें महत्वपूर्ण जो एरिया है वो है क्या क्या? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, धौलागिरी है, और भी बहुत सारे एरिया हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम लोगों को क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। और यह क्या है? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिंधु। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला चीज क्या है। सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग चीज है कि सिंधु सभ्यता का कालखंड, कौन सा कालखंड रहा होगा? तो सबसे पहले पूर्व हड़प्पन काल, परिपक्व काल और उत्तरार्ध हड़प्पन काल, 3 भागों में डिवाइड किया गया है पूरे कालखंड को, जिसमें ईसा पूर्व 3300 से 2600 ईसा पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व हड़प्पन काल। दूसरा परिपक्व हड़प्पन काल, जिसको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और उत्तरार्ध हड़प्पन काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसी में क्या है कि इसी जब खुदाई हो रही थी, जब पुरातत्व की खुदाई हो रही थी, तो उसी समय क्या इस तरह का हड़प्पन सील मिला है, हड़प्पन मुहर मिला है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया सिंधु घाटी का कालखंड। हम लोग डिवाइड करते हैं पूर्व हड़प्पन काल, परिपक्व काल और उत्तरार्ध हड़प्पा का काल। चलिए आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खोज हुई थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स मैसेन का। 1826 में चार्ल्स मैसेन का आता है। और इन्होंने बस कुछ जगहों पे जाकर के क्या किए थे, कुछ सिक्कों का खोज किया इन्होंने, और फिर क्या किए, ये वापस लौट गए, उस पे उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नाम आता है एलेक्जेंडर कनिंघम का। एलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। उसके बाद आता है बर्टन बंधुओं का। बर्टन बंधुओं का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि बर्टन बंधु क्या कर रहे थे? रेलगाड़ी के लिए वो क्या कर रहे थे? खुदाई का काम कर रहे थे। तो इनको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, कुछ जगह के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या की? सूचना दिया। और साथ ही साथ जो है एलेक्जेंडर कनिंघम जो सबसे पहले आए, और 1846 में जब आए और उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन उसको छोड़ दिया, उसको उस तरह से विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया, या उसकी खुदाई का काम एलेक्जेंडर कनिंघम ने नहीं किया था। तो फिर यही जो है महानिदेशक बनते हैं 1871 या 61 ईस्वी के आसपास में ये बनते हैं। और उसी समय एएसआई का निर्माण होता है, आर्कियोलॉजी
सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व संस्थान का निर्माण होता है 1871-61 के आसपास में। और फिर से अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं, फिर से खुदाई का काम शुरू करवाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल 1909 में, और फिर उसके बाद आते हैं दो इंडियन लोग जो इसका महत्वपूर्ण खोज करता है, जिसमें दयाराम साहनी का नाम आता है, जो हड़प्पा को खोज रहे थे। हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और राखल दास बनर्जी ने क्या चीज का किया था, मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो का खोज का अगर पूछा जाएगा तो किसने किया था, राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा का किसने, दयाराम साहनी ने। तो इसी तरह से क्रमिक विकास के रूप में क्या हुआ था, हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो ये इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये भी है कि जो हड़प्पा का जो खोज हुआ था उससे पहले ही पंजाब के एरिया में कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। क्यों जानकारी थी, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये कोई एक सिविलाइजेशन है, कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। क्योंकि कुछ जगहों पे जब वो खुदाई करते थे ईंट बनाने के लिए, जब मिट्टी का वो लोग यूज करने के लिए, जब ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करते थे, उस समय क्या मिलता था उनको, अंदर से बने बनाए क्या मिल रहे थे, ईंट मिल रहे थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। वो उन ईंटों का इस्तेमाल वो लोग क्या करते थे, अपने घरों को बनाने में करते थे। ठीक है, तो चार्ल्स मैन से शुरू होता है 1826 से, और 1921 के आसपास आते आते ये पूर्ण रूप से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या चलता है, पता चल चुका होता है। चलिए अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका विस्तार कहां से कहां तक रहा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी का क्षेत्रीय विस्तार कहां से, मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है, वहां से फिर दक्षिण में कहां तक फैला था, दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पूर्व में आलमगीरपुरा उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में कांडोर में पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है। तो ये महत्वपूर्ण एरिया, ये जो मैप में आप देख रहे हैं, जिसमें आप ये एरिया जो देख रहे हैं पश्चिम का जो एरिया है सुतकांडेर में, वो पाकिस्तान में, अभी ये कहां है, पाकिस्तान में है। उसके बाद पूर्व में आलमगीरपुरा उत्तर प्रदेश में, ये आलमगीरपुरा यहां कहीं होगा, आलमगीरपुरा पूर्व में उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, कहीं यहां पे महाराष्ट्र में क्या होगा, दैमाबाद होगा। और उसके बाद फिर हो गया हमारा क्या, मांडा, यहां पे मांडा हो गया। तो ये एक तरह से त्रिभुजाकार आकार जो बना रहा है, इस पूरे पर्टिकुलर इस तरह के एरिया में क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी थी, सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदी थी उसके किनारे क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरा इस्टेब्लिश्ड है। तो ये देखिए त्रिभुजाकार आकृति में जो कि फैला हुआ है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी का सभ्यता। तो याद करेंगे फिर से, उत्तर में कहा मांडा जो क्या है तात्कालिक जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में कहा दैमाबाद महाराष्ट्र में, दक्षिण में कहा दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतकांडेर पाकिस्तान में। तो ये याद रहेगा कि कहां से कहां तक है, और इसको ध्यान रखने का बात है कि ये पूरा एरिया ऐसे इस तरह से फैला हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल, ये सारे जो स्थल हैं वो मुख्य स्थल हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, गणेशपुर है, चनुदड़ो है, लोथल है, सुक्तनगोड़ा है, फिर कुतुबपुर है, और अमृतसर है, और कालीबंगा है। तो ये सारे जो प्लेसेज हैं वो किससे रिलेटेड है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं जिनकी खुदाई हुई थी, और यहां से इंपॉर्टेंट पुरातत्व के चीजों या वस्तुओं का क्या हुआ है, उत्खनन हुआ है और वो मिले हैं। तो ये कालीबंगा है, अमृतसर है, कुतुबपुर है, सुतकांडेगोर है, लोथल है, और चहुंदड़ो है, गणेशपुर है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो है। तो ये सारा एरिया किससे रिलेटेड है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्लेस जो है, जो मेन खुदाई स्थल है, वो यही सब है, जिसमें क्या है, ये सारे एरिया है। चलिए आगे देखते हैं कि
किस जगह से क्या क्या चीज हमें मिला है, कौन से जगह से हमें क्या मिला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करते हैं। तो मोहनजोदड़ो में को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। वहां से क्या मिला है, विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा स्नानागार कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार की इमारत थी, यानी अन्न को स्टोर करने के लिए क्या था, इमारत था, और वो सबसे बड़ा इमारत था। 1922 में राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। किसका, मोहनजोदड़ो का। 1922 में राखलदास बनर्जी। शहर टोटल 200 हेक्टेयर में बसा हुआ था। टोटल कितना, 200 हेक्टेयर में क्या बसा हुआ था, ये मोहनजोदड़ो। और पशुपति महादेव की मूर्ति और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से हमें मिलती है। मोहनजोदड़ो से क्या मिल रहा है, पशुदेव महादेव की मूर्ति और कांस्य के नर्तकी की मूर्ति कहां से मिलती है हमें, मोहनजोदड़ो से। चलिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। विशाल स्नानागार है। सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार की इमारत थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, इसका पता लगाया था। खुदाई में उनको राखलदास बनर्जी को मिला था। शहर 200 स्क्वायर फीट में बसा हुआ था। पशुपति महादेव की क्या मिलती है, मुहर मिलती है, एक स्टैंप मिलता है जिसमें महादेव का चित्र अंकित है। कांस्य के नर्तकी की मूर्ति मिलती है। चलिए, हड़प्पा में क्या मिलता है, हड़प्पा में भी अन्नागार मिलता है। देखिए, हड़प्पा में भी क्या मिल रहा है, अन्नागार मिल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां पे बसा हुआ है ये, पाकिस्तान के पंजाब के रावी नदी के किनारे। और बैलगाड़ी मिलती है, वहां बैलगाड़ी मिल रहा है कहां, हड़प्पा में। फिर उसके बाद चलते हैं तो देखते हैं क्या, कालीबंगा। कालीबंगा कहां है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कहां है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या है, कालीबंगा है। कालीबंगा कहां है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ है। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने, किसने खोज किया था, अमलानंद घोष ने। और यहां से क्या क्या मिल रहा है, बेलनाकार मुहर, अलंकृत ईंट तथा अग्नि वेदिकाएं। तो क्वेश्चन आएगा कि अग्नि वेदिकाएं कहां कहां मिली है, तो कालीबंगा में। और कहां मिला है, लोथल में। लोथल में भी अग्नि वेदिकाएं मिल रही है। लोथल कहां पे है, अहमदाबाद के भोगवा नदी में। 1957 में श्री S.R. राव, किसने खोजा था, S.R. राव ने खोजा था। किसको, लोथल को। और शतरंज का खेल का क्या मिल रहा है वहां पे, वो शतरंज का चौबोर्ड जिसको बोलते हैं वो भी मिल रहा है यहाँ पे। चौहुदड़ो में पाकिस्तान के सिंधु नदी में स्थित है। मनका मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है, मुहरे मिल रहे हैं। और बकराकार ईंटों का भी पता लगा है। कहां पे, चौहुदड़ो में क्या मिल रहा है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मनका मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है और मुहर मिल रहा है। चक्राकार ईंटों का भी पता चल रहा है वहां से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। बांध एवं कृत्रिम जलाशय मिल रहा है। बांध और क्या मिल रहा है, कृत्रिम जलाशय। बांध और कृत्रिम जलाशय मिल रहा है कहां से, धौलावीरा से। तो ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं और उनसे क्या क्या मिल रहा है, उस जगह पर क्या मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो में क्या मिला, उसके बाद फिर कालीबंगा में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला, चौहुदड़ो में क्या मिला और लोथल में क्या मिल रहा है, कालीबंगा में क्या मिल रहा है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि नगर नियोजन कैसा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। तो शहरों को कैसा बनाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। कैसा में बनाया गया था, एक ग्रिड पैटर्न के हिसाब से बनाया गया था। शहरों को कैसा, ग्रिड पैटर्न में। सड़कें कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। सड़कें चौड़ी और सीधी थी। तो ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था। सड़कें कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। शहरों में सार्वजनिक स्नानागार मिलता है, बाथरूम मिलता है, सेवरेज सिस्टम यानी नाली की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। कहां पे, मोहनजोदड़ो में। या भी क्या मिला है, जो दुमंजिला इमारतों का भी क्या हुआ है, खोज हुआ है। और दुमंजिला इमारतों में भी नाली की खूब सुंदर व्यवस्था थी। और सारी नालियां कहां मिलती थी,
मेन सीवेज टैंक में, मेन सीवेज टैंक में मतलब कि शहर में क्या नालियों का जाल बिछा हुआ था और हर एक घर की नालियां क्या करती थी, उससे मिलती थी और ये नालियां शहर के बाहर निकल जाया करती थी। साथ ही साथ क्या था कि घरों में आमतौर पर एक आंगन होता था, शहरों में कई मंदिर तथा धार्मिक स्थल थे, एक मजबूत दीवार थी जो उन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। तो क्या है कि शहर जो था वो क्या था, एक बाहरी दीवार से क्या था, घिरा हुआ था। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, बाहरी दीवार से घिरा होना, एक बहुत चौड़ी दीवार थी शहर के चारों बगल, तो उसका दो कारण हो सकता है, एक तो बाहरी आक्रमण हम लोग समझ सकते हैं, दूसरा यह बाढ़ से भी बचाने का क्या करता था, काम करता था, इससे बाढ़ से भी बचाव होता था। नदियों का जो पानी आता था या बरसात में जो पानी गांव के अंदर नहीं घुस जाए उसके लिए भी क्या करते थे ये लोग, एक मजबूत दीवार बना करके रखते थे। और नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है, देखिएगा बात को, नगर को दो हिस्सों में, एक पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग बोलते हैं, एक पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग, और दूसरा पूर्वी टीला जो निचला नगर था। दो नगरों का दो तरह से क्या किया गया था, डिवीजन किया गया था, पहला पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को क्या बोलते हैं, दुर्ग भी बोलते हैं, और पूर्वी टीला को निचला नगर बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नियोजन की विशेषता इस सभ्यता के लोगों के समृद्ध और उन्नत जीवन को दर्शाता है। यह सभ्यता अपने समय में विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, सबसे रिच सभ्यता थी, सबसे उन्नत सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिंधु घाटी के शहरों की बनावट, शहरों का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। और उस समय की जितने भी प्राचीन सभ्यता थी, चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात कर लीजिए, चाहे मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करिए, या चीन की सभ्यता, सबसे उन्नत और विकसित शहरी योजना इसी सभ्यता की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विस्तृत क्या थी, उन्नत और सबसे विस्तृत शहरी योजना सिंधु घाटी सभ्यता की थी। अभी देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता जिसमें कई बड़े और समृद्ध शहर थे, एक शहर नहीं था, इसके अंदर बहुत सारे शहरों का क्या था, निर्माण हो चुका था। इन शहरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी, जैसा जल निकासी आज के समय में हम लोगों के पास है कि हर एक घर से नालियां कहां निकलेगी, मुख्य नाली में निकलेगी, और मुख्य नालियां फिर शहर के बाहर चली जाती हैं। तो उसी तरह की उत्कृष्ट जल व्यवस्था कब थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी थी। सार्वजनिक स्नानागार था, जैसा कि वहां पे आप देख रहे हैं कि एक मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा क्या मिला है, स्नानागार मिला है, जो सार्वजनिक स्नानागार था। विशाल इमारतें हैं, द्विमंजिला सड़कें भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि भी हो रहा था, पशुपालन हो रहा था, व्यापार और शिल्प के क्षेत्र में कुशल थे। ये लोग क्या थे, अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे, शिल्प का भी निर्माण कर रहे थे, साथ ही साथ ये सूती वस्त्रों का भी प्रयोग करना सीख चुके थे। वो सूती वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, तांबे, कांसे और सोने के धातु कर्म, तांबा का भी, और तांबा को जस्ता के साथ मिलाकर कांसा का भी निर्माण कर रहे हैं, और सोने के धातु कर्मों का भी उपयोग करने में ये लोग बहुत ही ज्यादा माहिर थे। ठीक है, चलिए, तो सिंधु घाटी का नगर नियोजन हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि उनका शिल्प और तकनीकी ज्ञान कैसा था। किसका, सिंधु घाटी के लोगों का शिल्प और तकनीक में ज्ञान कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि तांबे, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, तांबा तथा टीन को मिलाकर के क्या कर रहे थे, कांसा बना रहे थे। तांबा तथा टीन को मिलाकर के क्या कर रहे थे, कांस्य की धातुओं को क्या कर रहे थे, कांस धातु को बना रहे थे। तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाने के लिए ये लोग जान चुके थे। साथ ही साथ देखिए कि मुद्रा का भी निर्माण हो रहा था, मुद्रा का भी सिक्के बनाना सीख गए थे, मुद्रा का निर्माण हो रहा था, मूर्ति का निर्माण के साथ साथ बर्तन का भी निर्माण। देखिए मूर्ति जो है ये कितना बढ़िया मूर्ति मिला है, और ये बर्तन का निर्माण ये मोहनजोदड़ो में मिला है, और ये कहाँ है, अभी पाकिस्तान के संग्रहालय में क्या है, रखा हुआ है ये वाली जो मूर्ति है। पत्थरों के औजार तथा उपकरण तो हम लोग बहुत पहले से देख रहे थे कि पत्थरों के औजार और उपकरण ये बना ही रहे थे। ये कब से देख रहे थे, प्राचीन भारत का जब इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय से देख रहे हैं कि ये औजार बना रहे हैं। ठीक है, कांसे का निर्माण से भली भांति परिचित थे, कांसा भी बना ही रहे हैं। उसके बाद तांबा तथा टीन को मिलाकर धातु से शिल्प कांस्य बना ही रहे हैं। सूती कपड़ों का चलन है, सूती कपड़े भी बना रहे हैं। लेखन कला का आविष्कार कर चुके थे, यानी ये लोग लिखना सीख चुके थे, लिख सकते थे जान, और ये सारी कलाकृतियों के ऊपर आप लोग क्या देख रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है ही। चलिए,
तो क्या था कि शिल्प और तकनीकी ज्ञान में क्या था, पत्थरों के औजार, मुद्रा निर्माण, तांबा, कांसा और सूती कपड़े और लेखन कला, ये सारा का सारा चीज ये लोग क्या कर रहे थे, इनको पता था और इनकी तकनीक डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह उन्नत और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यह सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, समृद्ध थी, उन्नत एवं विकसित थी, जिसका जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं शिल्प पे आधारित था। किस पे आधारित था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प पर आधारित था। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे और शिल्प पे भी कारोबार था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सबसे पहले मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्या हो गया, कृषि हो गया, दूसरा क्या हो गया, पशुपालन हो गया, तीसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पशुपालन, तीसरा हो गया व्यापार और चौथा हो गया शिल्प। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, कुशल शिल्पकार थे, जो क्या क्या चीज के बर्तन बना रहे थे, मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के बर्तन, आभूषण, ऑर्नामेंट्स भी क्या कर रहे थे ये लोग बना रहे थे, निर्माण करते थे, तथा कपड़ा, कालीन एवं अन्य वस्तुओं का भी निर्माण करते। ये लोग सिर्फ निर्माण ही नहीं करते थे, इसका व्यापार भी करते थे। व्यापार में क्या कर रहे हैं कि सोना चांदी आदि का व्यापार कर रहे हैं, अभ्रक, सोना चांदी कांसा अभ्रक, सीप, लकड़ी के तेल एवं मसाले एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। और इनकी सभ्यताओं का कनेक्शन जो हमारे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ईरान की सभ्यता, अफगानिस्तान और अरब, इतने लोगों इतने जगह तक इसका विस्तृत रूप से व्यापार फैला हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों से इनका व्यापार होता था, ईरान से, अफगानिस्तान से और अरब के लोगों के साथ इनका व्यापार भली भांति फूल फल रहा था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता, मुर्गी पालते थे, जिससे क्या मिलता था इनको, दूध, मांस और चमड़े इत्यादि मिल जा रहे थे। सिंधु घाटी का सभ्य से महत्वपूर्ण आर्थिक आधार क्या था, कृषि पे आधारित थे। सबसे मुख्य आधार क्या था, कृषि पे आधारित थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या उगा रहे थे, गेहूं उगा रहे थे, जौ, चावल, चना, मूंग, सरसों, कपास, फल इत्यादि का क्या कर रहे थे, उपजा रहे थे। और ये कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, आईबीसी, इंडन वैली सिविलाइजेशन, एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। चलिए फिर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब इतनी रिच सभ्यता थी, इतनी डेवलप सभ्यता थी, इतनी अच्छी सभ्यता थी, शहरों का विकास हो चुका था, सब चीज नगर बसे हुए थे और इतने हजार लाख लोग रह रहे थे, तो इनका पतन कैसे हुआ, तो इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो सबसे पहला समझने वाला बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है, जो विनाश हुआ है या जो खत्म हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी या पुख्ता सबूत नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है उसके बारे में हम लोगों के पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर भी इतिहासकार एज्यूम करते हैं, अंदाजा लगाते हैं उस तरह के तथ्यों को देख करके कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ होगा। तो मुख्यतः दो तीन कारण हैं इसके पतन के। सबसे पहला है पर्यावरण परिवर्तन, दूसरा है आंतरिक संघर्ष और तीसरा है बाहरी आक्रमण। पहला क्या है, पर्यावरण का संघर्ष, पर्यावरण परिवर्तन। पर्यावरण परिवर्तन में क्या हो चुका होगा कि सूखा आ गया होगा या बाढ़ आ गया होगा, यानी नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटी में क्या हो सकता है, या तो अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, कोई महामारी फैल गई या फिर बाढ़ आ गया। तो ज्यादातर जोड़ इस टॉपिक पे दिया जाता है कि बाढ़ आ गई होगी। उस समय क्या आ गया होगा, बाढ़ आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए और जीवन कठिन बना दिया और उसकी समृद्धि को कम कर दिया गया और धीरे धीरे ये सभ्यता क्या हो गई, लुप्त हो गई। लेकिन दूसरी बात ये भी गौर करने की बात है कि जो इमारत मिले हैं, जो क्या मिले, जब उत्खनन हुआ है तो कुछ एरिया में जो 2 मंजिला इमारतें हैं या 1 मंजिला इमारतें हैं, तो उसमें बालू के अवशेष बहुत ज्यादा मिले हैं। तो माना ऐसा जा रहा है कि वहां क्या हो गया होगा कि रेगिस्तान होने लगा होगा, बालू का मात्रा बढ़ते चली गई और वो क्या हो गया कि फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे रहने लगे, ऊपर वाले तल्ले पे रहने लगे और धीरे धीरे यही कारण क्या हुआ होगा कि उनके सूखे का कारण से क्या हुआ होगा, क्योंकि आज जो उत्खनन हो रहा है, जो खुदाई हो रही है कुछ एरिया में, वहां पे क्या हो रहे हैं, सही सलामत वो मकान बालू में दबे हुए मिल रहे हैं। तो इसका एक अंदाजा ये भी लगा रहा है कि सूखे या बाढ़ के कारण वो क्या हो गया होगा, वो घर जो है वो सभ्यता तबाह हो गई होगी। किसके कारण, सूखे एवं बाढ़ के कारण।
दूसरा है आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष की भी एक संभावना है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या हुआ, वह शहरों में आंतरिक संघर्ष हुए होंगे जिससे अशांति और अस्थिरता बढ़ गई होगी। और तीसरा कारण है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण यानी कि बाहर से कोई भी सभ्यता दूसरी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण की होगी, और इसमें क्या हुआ होगा, सिंधु घाटी को नुकसान पहुंचा होगा और उनकी शक्ति कम हो गई होगी, और इस आक्रमणों में क्या हुआ होगा, उन्हें पूरा नुकसान उठाना पड़ा होगा और सिंधु घाटी के पतन में योगदान दिया। ये 3 कारण हो सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। लेकिन ये भी समझना होगा कि उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक शांत सभ्यता थी, उनके पास कोई सैनिक नहीं थे, साथ ही साथ उनके जब राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो उसके भी कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन जो समझा यही जा रहा है कि जनतंत्र या राजतंत्र होगा, तो उस स्थिति में बाहरी आक्रमण के चांसेस भी कम है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ का जो सिचुएशन है, वही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जा रहा है। चलिए, ये तो हमारा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा डिस्कशन था, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे डेवलप हुई, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, कैसे पतन हुआ, कौन कौन से मुख्य जगह थे, कौन कौन से मुख्य प्लेसेस थे, और वहां पे क्या क्या मिला है, और कौन कौन से जगह पे किसने खुदाई की, किसने इनको क्या किया है, बाहर निकाला है, कि खोद करके उनका पता लगाया है। तो अब हम लोगों के लिए एक अच्छा चीज ये बन के निकल रहा है कि हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपको आंसर पता है क्योंकि हम लोग इसी चीज के बारे में स्टडी भी कर रहे हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिल रहे हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। मतलब कि नहीं हुआ था, कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो सबसे पहले क्या है कि आंसर हो जाएगा हमारा गाय। किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। टेराकोटा और मुहरों, जो मूर्तियां जो बनाई गई थी और मुहरे जो थी, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेराकोटा से रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये गाय वाला जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में सही को सुमेलित कीजिए। आलमगीरपुर, उसके बाद है लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो ये जो है हमारा जो है आलमगीरपुर कहाँ है, लोथल कहाँ है, कालीबंगा और रोपड़, ये चीज हमें मैच कराना है। चलिए ये चीज जब हम मैच कराएंगे तो आलमगीरपुर कहाँ है, गुजरात में, लोथल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा पंजाब में, और रोपड़ है राजस्थान में। यानी हमारा बी नंबर सही होगा। यानी ए का फर्स्ट आलमपुर गिर गुजरात में है, लोथल है उत्तर प्रदेश में, और तीसरा कालीबंगा पंजाब में, रोपड़ राजस्थान में।